वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ऑन पॉइंट कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एमरजेंसी के बारे में। आखिरकार क्या रीज़न थे जो एमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी उस टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेरों अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। इतिहास के इस हिस्से को एक काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीज़न था एमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे? क्यों इसे किया गया? क्यों इसे खौफनाक माना जाता है? आज की इस हिस्ट्री के वीडियो में इसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 1975 पहली बार नहीं था देश में एमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो। इससे पहले 1962 इंडो चाइना वार और 1971 इंडो पाक वार में भी एमरजेंसी डिक्लेयर की गई। हालांकि 1975 वाली एमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी, क्योंकि इसके पीछे एक लड़ाई और एक रीज़न नहीं था, बल्कि कई घटनाएं हुई थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिनका आउटकम 1975 एमरजेंसी निकली थी। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी जब 4th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब सरकार उन बैंक्स की ओनरशिप ले लेगी प्राइवेट कंपनी से। इमेजिन कीजिए, आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। कल को सरकार कहती है ये कंपनी सरकार के हाथों चले गई, आपके तो सारे पैसे गए। ऑब्वियसली आप खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से। बहुत से बिजनेसमैन जैसे कि JRD टाटा इस नेशनलाइज के डिसीजन को अपोज करते हैं। 18 जुलाई 1969 को सरकार द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि इसे ऑर्डिनेंस से पास किया जाएगा। लेकिन सरकार जल्दी ही रियलाइज करती है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और एक्टिंग प्रेसिडेंट VV गिरी अपने ऑफिस को 20 जुलाई को छोड़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट ओवरनाइट ही प्रेसिडेंट को इस पर साइन करवाया जाता है। पार्लियामेंट सेशन से पहले क्लियरली आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी कितना इम्पोर्टेंट समझती थी देश के लिए इसको। इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन थी कि अगर इन बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं, देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद कभी ना करे, क्योंकि वे अपनी प्रॉफिट की सोचती है। बेसिकली सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की बात है। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कभी खुश नहीं होंगे ऐसे डिसीजन से। उस टाइम एक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके एक शेयर होल्डर थे RC कूपर। वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में उसे छोटी सी जीत हासिल होती है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि जो ये लॉ बनाया है सरकार ने, ये डिस्क्रिमिनेट करता है इन 14 बैंकों के खिलाफ जिन्हें नेशनलाइज किया जा रहा है। ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अनफेयर है। सरकार की ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। यहाँ से शुरू होती है दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस कोर्ट की बैटल। एक सवाल यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपको क्या लगता है कौन पावरफुल है एक डेमोक्रेसी में? अपने देश में कौन पावरफुल है? लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी, कौन ज़्यादा पावरफुल है? या आपके हिसाब से कौन ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए? यदि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन इस कॉन्फ्लिक्ट को जीतेगा? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। थ्रू आउट द हिस्ट्री दोनों ने कोशिश की है एक दूसरे को ओवरपावर करने की। कई बार अनबिलीवेबल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी के इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया तो अगले साल ही इनकी सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। इसके कुछ सालों के बाद ही एक और सिमिलर केस हुआ इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच, जो कि प्रीवी पर्स को लेकर था। प्रीवी पर्स एक पेमेंट होती थी जो रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी। प्रीवी
प्रिंसली स्टेट को 1971 वो दौर भी था दोस्तों, इंडिया पाक वार हुई थी। इंडियन इकोनॉमी पर बुरा असर देखने को मिला, इन्फ्लेशन बढ़ी, जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनके प्राइस तेजी से बढ़े। एट सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसके अंदर करप्शन देखने को मिल रहा था। इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खुद ये पॉइंट आउट किया था। 1974 गुजरात के सीएम थे उस समय चीमन भाई पटेल, जो उनका एक घोटाला सामने आया, इनको चीमन चोर बुलाया जाने लगा। गुजरात में सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, बसें जलाई गई। इसे नवनिर्माण मूवमेंट का नाम दिया जाता है। गुजरात की जनता की तरफ से स्ट्रॉन्ग डिमांड थी उस समय की स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। इससे एक साल पहले 1973 में एक भयानक ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है दुनिया में, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस 1974 तक 300% तक बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ता है। इन्फ्लेशन और प्राइस राइज भयानक तरीके से देखने को मिलते हैं। सेम ईयर गुजरात की तरह बिहार में भी प्रोटेस्ट की शुरुआत किए जाते हैं। डिमांड की जाती है कि बिहार की सरकार को भी डिसॉल्व किया जाए। इसके अलावा एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं रेलवे वर्कर्स के लिए, बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर सैलरी के लिए। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। उस टाइम पे 17 लाख वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं। पूरा राशन, पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये कुछ नारे थे जो उस प्रोटेस्ट में उठाए जा रहे थे। एक साल गुजर जाता है, इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती। गुजरात में उसने जनता के द्वारा प्रोटेस्ट की वजह से सरकार को डिसॉल्व कर दिया था। वो बिहार में ऐसा नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि ये मूवमेंट है, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, ये फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट है। परंतु प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, कांस्टेंट स्ट्राइक, भयंकर इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, करप्शन एलिगेशन। आप इमेजिन कर सकते हैं ये उस समय स्थिति क्या रही होगी जब देश में इमरजेंसी थी। मानो इतना सब काफ़ी नहीं था कि मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। असल में बात यह थी कि पिछले 2 सालों से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस केस को फाइल किया गया सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण के द्वारा, जो कि इलेक्शन में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। 1971 में सेम सीट से रायबरेली की सीट थी यूपी में, जबकि राज नारायण इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे, परंतु इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस के लिए ये ज़्यादा पॉपुलरली जाने जाते हैं। राज नारायण ने सीधा आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर कि उन्होंने इलेक्शन की सीट अनफेयर तरीके से जीती है, उन्होंने बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है। 14 क्राइम रिपोर्ट किए गए इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर, उनको सिर्फ 2 क्राइम के लिए गिल्टी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। फर्स्ट था यूपी गवर्नमेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़ा ऊंचा स्टेज बनाया इलेक्शन के भाषण देने के लिए, और सेकंड क्राइम था इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे इवन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जो कि गलत था। सिर्फ इन 2 क्राइम की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। उस वक्त अखबारों में छपा कि ये जो डिसीजन है कोर्ट का, बेसिकली ऐसा था कि पीएम को अपनी कुर्सी से हटा दिया गया हो, एक ट्रैफिक टिकट की वॉयलेशन की वजह से। बेसिकली वो कह रहे थे कि जो ये गुनाह था काफ़ी छोटा था, इसके कॉन्सिक्वेंस थे वो बहुत बड़ा था। क्योंकि ये डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लिया गया, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई इस जजमेंट के खिलाफ अपील करने के लिए। अपोजिशन ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और वो सड़कों पर उतर गए और डिमांड करने लगे करप्शन
करप्ट प्राइम मिनिस्टर को अब रिजाइन दे देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन 12 जून 1975 को आया था और 24 जून के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। दोस्तों, इंदिरा गांधी की अपील इस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जजेस ने कहा उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती है। वो वोट नहीं कर सकती, इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती अगले 6 सालों के लिए, लेकिन अगली हेयरिंग तक पीएम जरूर बनी रह सकती है। कोर्ट के ये कहने के बाद सड़कों पर हल्ला मच गया। अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी और भी बढ़ गई। कुछ कांग्रेस के लीडर भी सड़कों पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने के लिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो रैली निकाली जा रही थी, एक रैली जेपी नारायण के द्वारा निकाली गई थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि वो बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने जनता को कहा कि वो पुलिस की सुनना बंद कर दे। इंडियन आर्मी एयरफोर्स से कहा कि वो सरकार के ऑर्डर को सीधा सीधा रिफ्यूज कर दे। एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस था। ये सुनकर आपके दिमाग में कोई वर्ड भी आता है, इंटरनल डिस्टरबेंस। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 देखोगे, उसमें लिखा गया है कि दोस्तों, इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इंडिया सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है 3 कारणों से। अगर इंडिया किसी देश के साथ जंग पर जाए, दूसरा कारण एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इंडिया पर हमला किया जाए दूसरी कंट्री के द्वारा, तीसरा कारण है देश के अंदर कोई रिवेलियन हो रही हो। पिछली 2 इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंडिया में, जो वॉर के रीजन को लेकर की गई थी। जो ये 1975 की इमरजेंसी थी, इसमें इंटरनल रिवेलियन का रीजन लिया गया। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करती है और उनके एडवाइस पर रिटर्न नोट भेजती है। उस समय प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, ताकि इंटरनल रिवेलियन रीजन को लेकर, और वो ऐसा कर देते हैं। 25 जून की रात कुछ ही घंटों के अंदर ढेरों अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, एल.के. आडवाणी और चरण सिंह। सरकार पावर सप्लाई कट कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिसेज की दिल्ली में सेम रात को, ताकि अगले दिन कोई न्यूज़पेपर ना प्रिंट हो। अगली सुबह रेडियो पर इमरजेंसी अनाउंसमेंट की जाती है इंदिरा गांधी द्वारा। एक्चुअली में रूट कॉजेज और कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन एक तो हाई कोर्ट की जजमेंट थी, इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड कर देती है हाई कोर्ट इलाहाबाद की। दूसरा, जेपी नारायण के जो नारे थे ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। या फिर कह लो कि इंदिरा गांधी के लिए ये एक्सक्यूजेज बन जाते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की गई। अगले 2 सालों में जो होता है वो ऐतिहासिक है। इसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है। जो लोग प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा इनोसेंट लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कई अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट अंडरग्राउंड चले जाते हैं। इलेक्शन डिले हो जाती है। आरएसएस और जमाती इस्लामी कई ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। कई कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। कई कांग्रेस लीडर्स जो इमरजेंसी के अगेंस्ट बोल रहे थे या इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, उन्हें भी पार्टी से रिजाइन करवा दिया जाता है, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एक और भयानक चीज़ जो इस समय देखने को मिलती है वो है मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसे इनिशिएट किया जाता है इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा। देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार जबरदस्ती कुछ आदमियों को बड़े ही अनसेफ तरीके से स्टेरिलाइज्ड करती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, कुछ लोगों की राय ये है कि देश में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं उस टाइम पे। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान सारी ट्रेन्स हमेशा टाइम पर आती थी, सारे लोग टाइम पर काम करते थे, सारे बिजनेसेस इफिशिएंटली चलते थे। इसके पीछे शायद से सिंपल रीज़न था कि जो लोग इमरजेंसी के टाइम पर रहे थे
इमरजेंसी के पिछले साल भी एक्सपीरियंस किए थे। मैंने बताया कि इन्फ्लेशन की बुरे हालात थे, रेगुलर प्रोटेस्ट स्ट्राइक देखने को मिलती थी। रेलवेज में तो ऑब्वियसली जब इमरजेंसी का टाइम आया प्रोटेस्ट मूवमेंट बंद कर दिया गया, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, सारी ट्रेन टाइम पर आई। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा उन्होंने पॉजिटिव कमेंट दिए इमरजेंसी को लेकर। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ओपिनियन बदल लिया। इसको 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को फाइनली कॉल ऑफ कर दिया गया और इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी दोनों हार जाते हैं। जनता पार्टी पहली बार पावर में आई। ये पहली बार है कि कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सरकार बनाई है इंडिया में। हालांकि वो अलग कहानी है कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं। 1980 में दोबारा इलेक्शन बुलाए जाते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ जाती हैं। इस बार फ़र्क ये है कि उनकी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ काफ़ी बदल जाती हैं। वो पहले से शायद सीख लेती हैं और उनकी इकोनॉमिक्स राइट लीनिंग बन जाती हैं और कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड बन जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।